Good afternoon to everyone. Myself Ajay Kaushik, lecturer in GMC Group of Institution and Hospital Meerut. Today we are discussing about the chronic dacrocystitis. तो chronic dacrocystitis होता क्या है, मतलब पुरानी dacrocystitis, swelling of the lacrimal sac, swelling of the lacrimal gland, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें हम डायग्नोज क्या देंगे और ट्रीटमेंट क्या देंगे, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या होता है, फर्स्ट में इट इज ए कॉमन सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैक्रिमल सैक दैट usually result from the obstruction of tear lacrimal duct at the junction of lacrimal sac। ये क्या है, एक कॉमन सी एक इन्फ्लेमेशन है लैक्रिमल सैक की, मतलब लैक्रिमल सैक हमारा कहाँ है, जहाँ पे हमारे आंसू बहते हैं, उसकी एक पुरानी क्या है, ये इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग है। ये एक लैक्रिमल सैक की असामान्य पीप युक्त सूजन है। मतलब पीप युक्त क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पे इसमें जब स्वेलिंग होती है तो गांठ की तरह की बन जाती है जिसमें हल्का सा पीप बहता रहता है, जो जनरली लैक्रिमल सैक के जंक्शन पर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब बाधाएं बनाती है, टीयर को बहने में वहां पे बाधाएं बनती है। नेक्स्ट इसमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस एंड स्ट्रक्चर इज द कॉमनेस्ट रीजन फॉर द ब्लॉक। इसका जो कारण क्या है, फाइब्रोसिस और स्ट्रक्चर को जन्म देने वाली ये क्रोनिक मतलब पुरानी एक इन्फ्लेमेशन होती है, इस ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे बड़ा जनरल कारण है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इसको स्ट्रक्चर है, हमारे जो लैक्रिमल सैक का स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो गया, फाइब्रोसिस जम के वहां पे फाइब्रोसिस जमने की वजह से उसमें इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वहां पे टीयर का डक्ट प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, टीयर प्रॉपर तरीके से नहीं बह पाए, ये एक इसका जनरल सा कारण है क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस। अब ये देखो डायग्राम में हमारा क्रोनिक डैक्रोसिस्टाइटिस, यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे स्वेलिंग आ रखी है और इसमें हल्की येलोपन भी दिख रहा है, ये होता है पीपी। इसमें से हल्का हल्का पीप भी चलता रहता है, लाइक से हल्की पल्स, हल्का वाटरिंग सा भी इसमें डिस्चार्ज होता रहता है, इसलिए इसको पीप युक्त कहा गया है। Etiology, it is usually due to structure of the nasal duct as a result of। इसका क्या है, यह ज्यादातर नाक की नली की संरचना के कारण होती है, ठीक है, मतलब जो नाक की नली है उसकी संरचना के कारण होती है एज ए रिजल्ट ऑफ। इसके जो रिजल्ट निकलते हैं कुछ इस तरह से है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा। यहाँ पे क्या हो जाती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत पुरानी सूजन हो जाती है नेजल म्यूकोसा में, यहाँ पे बहुत पुरानी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। प्रेशर ऑफ नेजल पैल्पी, और जो नेजल पैल्पी है हमारा, यहाँ पे जो साइनस वाली कंडीशन है ये वाली, इसमें क्या हो जाता है, प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कई बार उसमें रनिंग नोजी भी हो सकती है। द स्टैग्नेंट sac contents gets infected by a pyogenic bacteria such as pneumococcus, streptococcus, staphylococcus and rarely by a fungus called rhinosporidiosis। अब ये क्या है, द स्टैग्नेंट सैक कंटेंट गैस इन्फेक्टेड, ये किसकी वजह से इन्फेक्टेड होता है, लाइक से हमारे कुछ पायोजेनिक बैक्टीरिया हैं जिनका नाम है कैसे, जो हमारे कौन कौन से है, न्यूमोकोकस है, स्टेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है एंड रेयरली बाय ए फंगस कोल्ड राइनोस्पोरोडोसिस। ये इसके वजह से भी कई बार होता है लेकिन बहुत रेयरली होता है। किसकी वजह से, जो हमारा रेइनोस्पायरोसिस है ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन इससे पहले हमारे जो न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस है इससे ये ज्यादा फैलता है। टाइप्स, अगर इसकी टाइप्स की हम बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन आते हैं हमारा कैटरल। कैटरल में क्या होता है, देयर इज वाटरिंग डिस्चार्ज, यहाँ पे मतलब कैटरल क्या हो, देयर इज वाटरिंग डिस्चार्ज, पेशेंट को यहाँ पे आंख से लगातार पानी आता है जिसको हम डिस्चार्ज भी कहते हैं। नंबर 2 आता है हमारा म्यूकोसेल। म्यूकोसेल में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग एट द सैक रीजन एट पॉजिटिव रिगर्गिटेशन टेस्ट आर डायग्नोसिस ऑफ म्यूकोसेल। जो म्यूकोसेल में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग एट द लैक्रिमल सैक, जो हमारा लैक्रिमल सैक एरिया है वहां पे क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। रीजन एंड पॉजिटिव रिगर्गिटेशन टेस्ट, जब उसको हमें कैसे पता लगता है, जब पेशेंट का रिगर्गिटेशन टेस्ट पॉजिटिव आता है उस कंडीशन में हम उसको डायग्नोज करते हैं, किसमें, म्यूकोसेले में। थर्ड वन आते हैं हमारा सुपोर्टिव। सुपोर्टिव में क्या होता है, लैक्रिमल एब्सिस रिजल्ट फ्रॉम पायोजेनिक इन्फेक्शन। जो हमारा थर्ड वन आता है क्या, इसमें लैक्रिमल एब्सिस रिजल्ट फ्रॉम पायोजेनिक इन्फेक्शन, वहां पे पेशेंट को क्या बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है, जो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा कि पेशेंट के जो लैक्रिमल डक्ट है, लैक्रिमल सैक है, वहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया, उसको हम थर्ड कंडीशन में रखते हैं। इंसिडेंस की अगर हम बात करते हैं, इट अकर्स कॉमनली इन ए
इन एडल्ट मोर सो इन वोमेन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। ये कब होता है इंसिडेंस, ऐसी घटना कब घटती है? इट इज अकर्स कॉमनली इन एडल्ट, ये सबसे ज्यादा एडल्ट में होता है, या मोर सो इन वोमेन, या वोमेन में होता है, लेडीज में होता है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। कब होता है ये इंसिडेंस? या तो ये क्या हो एडल्ट में होता है जो वैक्स होते हैं 18-20 साल के होते हैं, या जो 40 ईयर्स के बाद की जो लेडीज होती है, 40 साल से ऊपर की जो लेडीज हो जाती है, उनमें ये कंडीशन होती है। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस में भी यूनिलेटरल और बाइलेटरल। जो हमारा क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस डिजीज है ये यूनिलेटरल भी हो सकती है और बाइलेटरल, मतलब एक आंख में भी हो सकती है और दोनों आंखों में भी हो सकती है। सिम्टम्स की क्या रहते हैं? देर फर्स्ट वन आता है हमारा देर इज कंस्टेंट एपिफोरा और पैसिव ओवरफ्लो ऑफ टीयर ओवर द लिड मार्जिन्स विच इज एग्रेटेड बाय एक्सपोजर टू वाइन। यहाँ पे क्या होते हैं? देर इज कंस्टेंट एपिफोरा, मतलब यहाँ पे पेशेंट को लगातार आंख से पानी बहता है। एपिफोरा मतलब आंख से पानी बहना। और पैसिव ओवरफ्लो ऑफ टीयर्स, और यहाँ पे पेशेंट को क्या हो जाता है? टीयर्स का ओवरफ्लो, बहुत ज्यादा टीयर्स आंख से बाहर आने लग जाते हैं। ओवर द लिड मार्जिन्स विच इज एग्रेटेड बाय द एक्सपोजर टू वाइन, और जो पेशेंट का लिड मार्जिन है उस पर लगातार आंसू बहते रहते हैं। ये किसके कई बार पेशेंट को हवा लगने की वजह से भी हो जाती है। नंबर 2, देयर इज स्वेलिंग पेन एंड रेडनेस एट द साइट ऑफ द सैक म्यूकोसेले इन केसेस ऑफ एक्यूट और रिकरेंट इन्फेक्शन। सेकंड नंबर जो हमारा सिम्टम्स आते हैं, देयर इज स्वेलिंग, यहाँ पे पेशेंट को क्या हो जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, दर्द होगा और रेडनेस हो जाएगी। इस एरिया में ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या हो जाएगी? स्वेलिंग है, पेन है, ठीक है, रेडनेस है एट द साइड ऑफ सैक म्यूकोसेले इन केसेस और एक्यूट और रिकरेंट इन्फेक्शन। और यहाँ पे पेशेंट को कई बार रिकरेंट मतलब उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। उसको स्वेलिंग, दर्द और रेडनेस तो है, उसके साथ साथ उसको वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। साइन, persistent congestion of the neighboring conjunctiva, truncal and skin may be seen। अब साइन हमें वहां पे क्या देखने को मिलेगा पेशेंट पे? अगर हम इसको डायग्नोस करेंगे तो सबसे पहले हम उसको साइन और सिम्टम्स ही देखते हैं। सिम्टम्स तो हमने अभी पढ़े हैं। साइन क्या होता है? हम वहां पे उस जो लोकेशन है उसमें हमें क्या चीज दिख रही है, वहां पे हमें क्या दिख रही है? परसिस्टेंट कंजेशन ऑफ द नाइबरिंग कंजक्टाइवा, जो हमारा कंजक्टाइवा है उसके आसपास में रेडनेस, कंजेशन मतलब बहुत ज्यादा रेडनेस हो चुकी है। क्रंकल एंड स्किन में भी सीन, और वहां पे हमें क्या दिख रहा है? पेशेंट की जो स्किन है उसमें क्रंकल मतलब एक गार्ड टाइप जिसको रसोले टाइप बोलते हैं, फुंसी टाइप बोलते हैं, या वहां से वो उभार उसका उठा हुआ हो। नंबर 2 आता है हमारा रिगर्गिटेशन ऑफ म्यूकोपुरुलेंट फ्लूइड बाय प्रेशर ओवर द सैक एरिया इज प्रेजेंट। वहां पे हम क्या करेंगे? अगर हमने प्रेशर किया पेशेंट की नाक के बराबर में, आंख के नीचे हमने वहां पे प्रेस किया तो वहां से म्यूकोपुरुलेंट फ्लूइड निकलेगा, मतलब ढीले टाइप उसमें से, पस टाइप उसमें से निकलता रहता है। वो कब होता है? जब हम रिगर्गिटेशन टेस्ट कर रहे हैं। रिगर्गिटेशन टेस्ट मतलब वहां पे क्या कर रहे हैं? हम उसको प्रेस कर रहे हैं और प्रेस करने के बाद वहां से क्या निकलता है? फ्लूइड निकलता है। फ्लूइड नॉर्मल पानी की तरह नहीं होता, वो पस टाइप निकलता है, उसको म्यूकोपुरुलेंट फ्लूइड भी कहा जाता है। इन्वेस्टिगेशंस में फर्स्ट वन आता है हमारा द कंडीशन ऑफ द लैक्रिमल पासेज इन द एसोसिएटेड बाय सिरिंजिंग और जोन्स ड्यू टेस्ट। अब क्या होता है इसमें? इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे? द कंडीशन ऑफ द लैक्रिमल पैसेज, जो हमारा पेशेंट का लैक्रिमल पैसेज है एसोसिएटेड बाय, उसको सिरिंजिंग से हम खोलेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ वहां पे जोन डाई टेस्ट भी करेंगे। फर्स्ट वन आते हैं हमारा जोन डाई डिसएपियरेंस टेस्ट। ए ड्रॉप ऑफ 2% ऑफ फ्लोरोसिन डाई इन इंस्टिल द कंजक्टाइवल सैक एंड एग्जामाइंड आफ्टर 5 मिनट। अब उसको पेशेंट को हम 2% वहां पे फ्लोरोसिन कोई भी आई ड्रॉप डालेंगे जिसमें फ्लोरोसिन होगा। उसके बाद लगभग 5 मिनट के बाद उसमें हम वहां पे एग्जामाइन दोबारा से टेस्ट स्टार्ट करेंगे। पहले मतलब क्या करेंगे? हम उसको ड्रॉप डालें आंख में, ठीक है, कंजक्टाइवल सैक में। उसके बाद उसको हम 5 मिनट के लिए पेशेंट को बैठा देंगे, उसके बाद हम उसमें दोबारा से टेस्ट करेंगे। जोन डाई टेस्ट में क्या होता है? टॉपिकल एनेस्थेटिक्स इज इंस्टिल्ड एंड एनी रेसिड्यूल फ्लोरोसेन इज वॉश्ड आउट, द इरिगेशन इज डन विद क्लियर सैलिन। हम जोन डाई टेस्ट में क्या करते हैं? टॉपिकल एनेस्थेसिया देते हैं उसमें, ठीक है, उसको मतलब वहां पे कोई भी है एनेस्थेसिया की ड्रॉप डालेंगे एंड एनी रेसिड्यूल फ्लोरोसेन इज वॉश्ड, उसके बाद उसको हम फ्लोरोसेन से
वॉश करेंगे। द इरिगेशन इज डन विद क्लियर, उसके बाद हम उसको आग को अच्छे से धोएंगे, किसके साथ, क्लियर सैलिन, जो हमारा नॉर्मल सैलिन होता है उसके साथ हम उसको अच्छे से धोएंगे। इरिगेशन मतलब आग को धोना, प्रोसीजर्स के अंदर आता है इरिगेशन ऑफ आई, मतलब आग को धोना, अच्छे से उसकी सफाई करना। डायग्नोसिस, अब डायग्नोसिस में क्या देंगे हम, डायग्नोसिस इज यूजुअली मेड बेस्ड ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड कैन बी कंफर्म्ड विद टेस्ट लाइक लैक्रिमल पैसेज इरिगेशन। अब उसके जो डायग्नोसिस हम देंगे यूजुअली मेड बेस्ड ऑन क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसकी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन लाइक से उसके साइन क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसमें इन्फेक्शन कितना है, उसके अकॉर्डिंग उसको हम डायग्नोस करेंगे। कैन बी कंफर्म विद टेस्ट लाइक लैक्रिमल पैसेज इरिगेशन, और उसके बाद हम उसका क्या है टेस्ट करेंगे, लैक्रिमल पैसेज इरिगेशन करेंगे, मतलब उसको सिरिंजिंग करके देखते हैं, अगर सिरिंजिंग से काम चलता है तो ठीक है, अदरवाइज उसके हम अदर टेस्ट भी वहां पे करने पड़ सकते हैं। ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में हम इसको क्या देंगे, फर्स्ट वन इन रिसेंट केसेस, रिसेंट केसेस मतलब अभी का जो केस है उसमें क्या है, रिपीटिंग सिरिंजिंग ऑफ द nasolacrimal duct and frequent instillation of broad spectrum antibiotic drops is indicated in recent cases, it is indicated for the two purpose। अब जो उसको अभी से हुआ है, मतलब रिसेंटली उसको हुआ है, तो रिपीटिंग सिरिंजिंग, वहां पे हम उसको सिरिंजिंग करेंगे। सिरिंजिंग के बाद क्या होता है, सिरिंजिंग ऑफ द nasolacrimal duct and frequent instillation, और वहां पे उसको कोई हम ड्रॉप डालेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ड्रॉप उसको डालेंगे सिरिंजिंग करने के बाद। इज इंडिकेटेड इन केसेस, इट इंडिकेट्स फॉर टू पर्पज, इसके टू पर्पज होते हैं, मतलब क्या करना है वहां पे हम जब सिरिंजिंग कर रहे हैं तो उसको कोई भी हम एंटीबायोटिक ड्रॉप डालेंगे, उसके दो पर्पज होते हैं। फर्स्ट वन हमारा डायग्नोस्टिक, या तो हम वहां पे डायग्नोस करते हैं, इट कंफर्म द ब्लॉक इन द लैक्रिमल पैसेज, मतलब अगर वहां पे सिरिंजिंग करने पे हमें पता लग रहा है कि जो हम उसमें नॉर्मल सैलिन सिरिंज में डाला है और उससे वो ब्लॉक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका प्रॉपर तरीके से लैक्रिमल सैक ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से पानी या आंसू आंख के अंदर नहीं जा रहे हैं। सेकेंड, थेरेप्यूटिक सिरिंजिंग इज क्यूरेटिव इन अर्ली केसेस बाय सेपरेटिंग एडेमेटस म्यूकोसल वाल्स स्टिकिंग टुगेदर एंड बाय क्लियरिंग द म्यूकोसल डेब्रिस। अब जो सेकेंड हमारा रहेगा थेरेप्यूटिक, इसमें क्या हुआ, सिरिंजिंग इज क्यूरेटिव इन अर्ली केसेस, ये बहुत क्योरली करनी पड़ती है, मतलब सिरिंजिंग हमें बहुत सावधानी से करनी पड़ेगी। बाय सेपरेटिंग ओइडेमेटस म्यूकोसल वॉल्स स्टिकिंग टुगेदर, हमें उसमें जो वॉल्स है हमारे अंदर, जो लैक्रिमल सैक की वॉल है वो बहुत क्योरली रखनी है, टुगेदर एंड बाय क्लियरिंग द म्यूकोसल डेब्रिस, और उसके बाद जो सिरिंजिंग कर रहे हैं हम, आँख के अंदर जो डेब्रिस, जो कचरा भरा हुआ है, ठीक है, मतलब जो हमारी जो लैक्रिमल डक्ट है, लैक्रिमल सैक है, वहां पे अंदर क्या भरा हुआ है, डेब्रिस मतलब कचरा भरा हुआ है, उसको अच्छे से हमें क्लियर करना है। प्रिंसिपल्स क्या आएंगे इसमें, सिद्धांत इसका, रिपीटिंग सिरिंजिंग रिड्यूस द स्वेलिंग ऑफ द inflamed mucosa and restores the potency of lacrimal excretory passage by clearing the epithelium debris। अब उसके जो सिद्धांत आएंगे हमारे, दोबारा से उसमें रिपीटिंग सिरिंजिंग, दोबारा से हमें उसमें क्या करना है, सिरिंजिंग करनी है। रिड्यूस द स्वेलिंग, जब वहां पे पेशेंट को स्वेलिंग नहीं होगी, स्वेलिंग से रिड्यूस हो जाएगा पेशेंट ऑफ द इन्फ्लेमेड म्यूकोसा एंड रिस्टोर्स द पेटेंसी ऑफ लैक्रिमल एक्सक्रीटरी पैसेज बाय क्लियरिंग द एपिथेलियल डेब्रिस। उसके बाद हम रिपीटिंग सिरिंजिंग में क्या करेंगे, जो आँख के अंदर जो लैक्रिमल डक्ट है हमारा, उसके अंदर डेब्रिस जो कचरा टाइप, ढेर टाइप, पस टाइप भरा है, उसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। उसके बाद ही वहां पे हम उसको अदर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अगर पेशेंट को सिरिंजिंग करने के बाद भी स्वेलिंग नहीं जा रही है, आँख के अंदर आंसू नहीं बह पा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, तो उसके बाद हम उसको अदर प्रोसीजर उसमें कर सकते हैं। मेथड, अब उसमें मेथड क्या आएगा, फर्स्ट वन आता है हमारा कंजक्टाइवल सैक इन एनेस्थेसिड बाय फ्रीक्वेंट इंस्टॉलेशन ऑफ टॉपिकल जाइलोकेन फॉर अदर सूटेबल लोकल एनेस्थेटिक्स। अब मेथड में क्या आएगा, उसके हमें पहले क्या करना है, उसको कोई भी उसको क्या डालनी है, एनेस्थेटाइज, मतलब जो उसको आपको सुन कर सके कुछ टाइम के लिए, वो हमारी जाइलोकेन और अदर सूटेबल लोकल एनेस्थेटिक्स, जो पेशेंट को सूट आए वो उसको हमें ड्रॉप डालनी है, जिससे उसकी पेशेंट की कुछ टाइम के लिए क्या हो जाए, एनेस्थेटिया सुन हो जाए। सेकंड नंबर आता है हमारा पंक्टम इज डायलेटेड विद द नेटलशिप पंक्टम डायलेटर। अब उसके पंक्टम में हमें डायलेटर डालना है, जिसका नाम है नेटलशिप पंक्टम डायलेटर है, उससे उसको पंक्टम को हमें ओपन करना है। जैसे सिरिंजिंग होती है लाइक सेम ये इस तरह से किया जाता है। थर्ड वन आता है हमारा लैक्रिमल सैक इज सिरिंज्ड आउट 1 to 3 टाइम्स यूजिंग 24 to 6। लगभग क्या हो, लैक्रिमल सैक इज सिरिंजिंग, जो हमारा लैक्रिमल सैक है, जो हमारा जो पंक्टम है, वो लगभग 1 से 3 बार हमें सिरिंजिंग करना है यूजिंग
64 टू 24 टू 26 गोज कैनुला अटैच टू 5 cc, लगभग 24 से 26 नंबर का हमें वहां पे कैनुला लेना है अटैच 5 cc सिरिंजिंग, उसकी जो सिरिंजिंग होगी लगभग 5 cc की लेनी है हमें, फिल्ड विद नॉर्मल सैलिन एंड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आर इंस्टिल्ड। मतलब उसमें क्या करना है, हमें पेशेंट को 1 से 3 बार हमें सिरिंजिंग करनी होती है लगभग 24 से 26 नंबर के कैनुला से, और जो हमारा जो कैनुला हमें अटैच करना है वो लगभग 5 cc की सिरिंजिंग में फील्ड करना है विद नॉर्मल सैलिन, उसके अंदर हमें नॉर्मल सैलिन भरनी है एंड उसके बाद सिरिंजिंग करने के बाद वहां पे हमें एंटीबायोटिक डोज पेशेंट को डाल देनी है ताकि उसकी आंख के अंदर कंजेशन ना हो, दर्द ना हो। उससे पहले हमें, क्योंकि उसमें सिरिंजिंग किया है आंख के अंदर, हमें इसमें सुई डाली, आंख के अंदर डालते इसमें जो हमारा पंक्टम होता है उसमें इसको हम सिरिंजिंग को प्रोसीजर को करके दिखाते हैं पेशेंट को। अगर उससे रिड्यूस मिलता है सिरिंजिंग की वजह से, उसका जो लैक्रिमल सैक है, जो उसके टीयर डक्ट में प्रॉब्लम थी वो नहीं बह रही है, और उसमें रिड्यूस मिलता है तो हम उसको रिपीटिंग सिरिंजिंग करेंगे। अगर सिरिंजिंग करने के बाद भी पेशेंट को सेम प्रॉब्लम है, आंसू बाहर बह रहे हैं, आंख के अंदर नहीं जा रहे हैं, तो उसको हम अदर टेस्ट में डाल देते हैं या अदर प्रोसीजर में उसका अदर ट्रीटमेंट हम उसको दे सकते हैं। नंबर 2, इन रिकैल्सिट्रेंट केसेस, ये बहुत रिकैल्सिट्रेंट मतलब क्रिटिकल केयर में करते हैं हम, द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर आर एडवाइज। अगर पेशेंट को क्या है, क्रिटिकल केयर हो, उसको सिरिंजिंग से काम नहीं चल रहा है, मसाज से काम नहीं चल रहा है, नेटल चिप डायलेटर भी हमने डाल दिया, लेकिन उसके वजह से भी बाद भी उसका पंक्टम है जो खुल नहीं रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पेशेंट को फिर हम सर्जरी की एडवाइस देते हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट वन सर्जरी आती है डेक्रियोसिस्टेक्टमी, डीसीटी जिसको बोलते हैं। ए कंप्लीट एक्सिसिजन ऑफ द लैक्रिमल सैक इज डन इन दिस प्रोसीजर। ये क्या होता है, पेशेंट को हम कंप्लीट एक्सिसिजन मतलब पूरा कंप्लीट चीरा पेशेंट की आंख के बाहर देते हैं ऑफ द लैक्रिमल सैक इज डन इन दिस प्रोसीजर, थस द लैक्रिमल सैक इज रिमूव एज ए होल। और यहाँ पे कई बार हम पेशेंट का लैक्रिमल सैक रिमूव भी कर देते हैं। तो हमारी जो डेक्रियोसिस्टेक्टमी सर्जरी जो होती है, इसमें हम कंप्लीट इंसिजन पूरा चीरा देते हैं। कई बार इसमें हम लैक्रिमल सैक को रिमूव भी करने की चांसेस हो जाते हैं। वो कब करते हैं, जब पेशेंट को लगातार हम सिरिंजिंग करने के बाद उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसके बाद हम उसको सर्जरी की एडवाइस देंगे। सर्जरी में उसको हम लैक्रिमल सैक उसका रिमूव कर सकते हैं। मेथड इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में सेकंड नंबर हमारा आता है द लैक्रिमल सैक एंड द एरिया सराउंडिंग इट इज एनेस्थाइज्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ द लोकल एनेस्थीसिया। इसका मेथड सबसे पहले हमें पेशेंट को एनेस्थाइज करना है, सून करना है। जो हमारा लैक्रिमल सैक का एरिया है उसको लगभग हमें वहाँ पे इंजेक्शन देना है, कोई भी लोकल इंजेक्शन एनेस्थीसिया उसको देना है। सेकेंडली आता है हमारा a curved incision 2 mm above the medial peroral ligament, 3 mm to the nasal side of the inner canthus and 4 mm downward and outward it given। अब उसको हम मेथड में नेक्स्ट वन हमारा क्या आता है, एक कर्वर्ड इंसिजन ऑफ 2 mm, लगभग उसको 2 mm का हमें कर्व में इंसिजन देना है। उसके बाद अबोव द मीडियल पेरोरल लिगामेंट, जो हमारा मीडियल पेरोरल है, ठीक है, और नेजल साइड हमें उसमें 3 mm का इंसिजन देना है, कट देना है। साइड ऑफ इनर कैंथस 4 mm, जो उसका इनर कैंथस है बिल्कुल अंदर की तरफ है, उसमें हमें वहां पे 4 mm का इंसिजन देना है, चीरा देना है। डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड इट गिवन, और उसके साथ साथ हमें डाउनवर्ड और आउटवर्ड मतलब नीचे की तरफ भी और बाहर की तरफ भी वहां पे हमें उसको चीरा देना होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है इसकी वजह से, एपिपोरा में परसिस्ट फॉर समटाइम्स एंड देन इट ग्रेजुअली वियर्स ऑफ। यहाँ पे कुछ टाइम पेशेंट को क्या रहेगा, आंख से पानी बहेगा। एपिपोरा में परसेंट फॉर समटाइम्स, कुछ टाइम के लिए पेशेंट की आंख से लगातार पानी बहेगा। एंड देन इट ग्रेजुअली वियर्स ऑफ, और ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा। ये कुछ टाइम के लिए उसके लिए कॉम्प्लिकेशन होगी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, आंख से पानी आना बंद हो जाएगा। अब आती है हमारी DCR, डेक्रियोसिस्टेक्टोमी। इसमें क्या होता है, इट इज ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स विद ए सक्सेस रेट इफ ओवर 90%। इसका जो प्रोसीजर्स होगा वो लगभग सक्सेस रहता है, 90% सक्सेस रहता है। इट इज ए नेजल ड्रेनेज ऑपरेशन, ये एक नेजल ड्रेनेज का ऑपरेशन होता है। इट हैज द एडवांटेजेस ओवर डेक्रियोसिस्टेक्टमी एज देयर इज नो एपिपोरा ऑफ और वाटरिंग ऑफ द आईज पोस्ट ऑपरेटिवली। और ये हम अगर कंपेयर करते हैं, हमारी जो ये थी DCT और DCT के अंदर हमारा क्या आता है, दोनों को हम कंपेयर करते हो DCR को, तो यहाँ पे पेशेंट को क्या होगा,
पोस्ट ऑपरेटिवली मतलब ऑपरेशन के बाद पेशेंट की आंख से पानी नहीं आएगा। जैसे उसमें क्या था, कुछ टाइम के लिए आंख से पानी आ रहा था लगातार, लेकिन जो हमारी DCR है उसमें पोस्ट ऑपरेटिवली ऑपरेशन के बाद कोई भी आंख से पानी की दिक्कत नहीं रहेगी, पेशेंट इसमें सेटिस्फाइड रहता है और ये लगभग 90% सक्सेसफुल भी रहती है। इसका जो मेथड है, फर्स्ट वन इसमें आता है हमारा, द कैनुकुलाई आर डायलेटेड एंड लैक्रिमल सैक इज इरिगेटेड विद द वार्म सैलिन। जो हम क्या होता है, द कैनुकुलाई आर डायलेट है, जो हमारी कैनुकुलाई है उसको डायलेट करना है कुछ टाइम के लिए, एंड लैक्रिमल सैक इज इरिगेटेड विद वार्म सैलिन। जो हमारा लैक्रिमल सैक है, पेशेंट का जो लैक्रिमल सैक है उसको हमें क्या वार्म सैलिन से, हल्की निवाई से सैलिन से उसको इरिगेट मतलब तो अच्छे से साफ करना है या धोना है। द अर्ली स्टेज आर सेम एज फॉर इंसिजन ऑफ द सैक। इसके जो इंसिजन लगेंगे सेम हमारे उसी की तरह लगेंगे जो हमारे DCR की तरह लग रहे थे, सेम उसी तरह से इसमें इंसिजन लगेंगे। फर्स्ट वन आता है हमारा, द पेरियोस्टिम ओवर द लैक्रिमल क्रेस्ट इंसिड एंड लैक्रिमल बोन इज एक्सपोज। द पेरियोस्टिम ओवर द लैक्रिमल सैक, जो हमारी यहाँ पे बोन्स है उसके अंदर हम इंसिजन देते हैं, क्रेस्ट इन इंसिड एंड लैक्रिमल बोन इज एक्सपोज, और यहाँ पे कई बार लैक्रिमल बोन एक्सपोज्ड हो सकती है। थर्ड वन आता है हमारा सिरिंजिंग। सिरिंजिंग इज डन टू टेस्ट द पोटेंसी ऑफ द पैसेज आफ्टर 1 to 2 डेज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिवली। अब क्या है, जब पेशेंट को हमने उसको सर्जरी होगी उसके बाद उसकी हमें सिरिंजिंग करनी है 1 से 2 दिन के बाद पोस्ट ऑपरेटिवली। हमें उसमें देखना है सिरिंजिंग करने के उसकी जो लैक्रिमल पैसेज है, लैक्रिमल सैक है, उससे लगातार आंसू बह रहे हैं या नहीं बह रहे हैं। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, जब हम सिरिंजिंग करते हैं, नॉर्मल सैलिन के अंदर भरते हैं, अगर जो हमने सैलिन में भरा है वो बाहर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो ब्लॉकेज है। अगर उसमें अंदर वो लगातार पेशेंट के गले में फील हो रहा है तो उसका मतलब वो प्रॉपर खुल चुका है, अब उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आता है इसमें कॉम्प्लिकेशन, जो DCR के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, हेमरेज। हेमरेज किस जगह हुआ, इंटरनेजल ब्लीडिंग में अकर्स फ्रॉम द नेजल म्यूकोसा व्हिच रिक्वायर्स नेजल पैकिंग फॉर 24 आवर्स। अब उसको ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनेजल ब्लीडिंग हो सकती है उसको ऑपरेशन के बाद, अगर फ्रॉम द नेजल म्यूकोसा व्हिच रिक्वायर्स नेजल पैकिंग। अगर पेशेंट को क्या है, कई बार ब्लीडिंग होती है या ब्लीडिंग नहीं भी होती है तो हमें पेशेंट की जो नाक है उसको हमें 24 घंटे के लिए क्या करना है, पैक करना है, बंद करना है, उसमें हमें गोज पीस से लगा के उसके बाद हमें उस पर वहां पे उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज कर देना है, ताकि जो पेशेंट का जो नाक है उससे ब्लीडिंग बाहर ना आए, ब्लड बाहर ना आए। क्योंकि क्या होता है, जब पेशेंट के नाक की या यहाँ की सर्जरी होती है, नेजल की जो सर्जरी होती है, उसमें क्या हो जाता है, कई बार पेशेंट को ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए उसकी हमें नाक को कुछ टाइम के लिए 24 घंटे के लिए बंद करना है। तो ये हमारा था क्रोनिक डायक्रोसिस्टाइटिस, मतलब पुरानी आंख के अंदर लैक्रिमल सैक में स्वेलिंग हो जाना, सूजन आ जाना, उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं, पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है, ये हमारा टॉपिक था।